पार्लर वाली बहू। एक समय की बात है, विजयनगर नाम के एक गांव में प्रिया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। प्रिया ने 12वीं तक पढ़ाई की थी, परंतु गांव में कॉलेज ना होने के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई थी। लेकिन प्रिया बहुत मेहनती थी। उसे नई नई चीजें करने और सीखने का बहुत शौक था। वो अपनी माँ के काम में भी मदद कराती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया और उसकी माँ साथ में बैठी होती है। तभी प्रिया की माँ कहती है, प्रिया बेटा, तेरी 12वीं पूरी हो चुकी है। अब गांव में कॉलेज तो है नहीं कि तेरा कॉलेज करवा पाऊं। इसलिए अब मैं और तेरे बाबा सोच रहे हैं कि तेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दे। माँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अरे मैं जल्दी कहाँ बोल रही हूँ, रिश्ते ढूंढने में टाइम भी तो लगेगा। फिर मिलना जुलना, इसमें बहुत टाइम लगता है बेटा। ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अच्छा, अब तू अपनी माँ के आगे शर्त रखेगी। अच्छा चल बता, क्या शर्त है? माँ, अभी कुछ दिनों पहले हमारे पड़ोस की जो दीदी है ना, वो शहर से पार्लर सीख कर आई है। वो मुझे बता रही थी कि शहर में पार्लर का काम बड़े जोर शोर से चलता है और इसमें बहुत अच्छी कमाई भी है। माँ, मुझे भी पार्लर का कोर्स करना है। पर बेटा, ये कोर्स करके तो करेगी क्या? ये गांव में कोई पार्लर वालर नहीं चलने वाला। फिर क्या फायदा तेरा ये कोर्स करने का? माँ, अगर हाथों में हुनर होता है तो वो किसी न किसी दिन काम आ ही जाता है। अब मैंने आपकी बात मानी है तो आपको भी मेरी बात माननी ही पड़ेगी। चल ठीक है, तू जीती मैं हारी। जब तक हम रिश्ते ढूंढ रहे हैं तब तक तू अपना ये कोर्स पूरा कर ले। थैंक्स माँ, तुम सबसे अच्छी हो। ऐसा कहकर प्रिया अपनी माँ को गले लगा लेती है। इसके बाद प्रिया अपने पड़ोस की दीदी से पार्लर का कोर्स सीखने लग जाती है। प्रिया, ब्रश को उल्टे हाथों में नहीं सीधे हाथ में पकड़ते हैं, और ये आईलाइनर नहीं लिप लाइनर है। दोनों में डिफरेंस होता है, इसलिए इसका ध्यान रखना। ठीक है दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे करके 3 महीने बीत जाते हैं और प्रिया का पार्लर का कोर्स पूरा हो जाता है। प्रिया को सीखने का बहुत ज्यादा जज्बा था, इसलिए वो पार्लर वाली दीदी की बेस्ट स्टूडेंट बन गई थी। उसने पार्लर के काम की हर एक बारीकी सीख ली थी और इसी बीच प्रिया के माता पिता ने उसकी शादी भी तय कर दी थी। कुछ ही महीनों में प्रिया की शादी अजय नाम के लड़के से हो जाती है। अजय शहर में काम करता था और वहीं अपने माता पिता के साथ रहता था। अब शादी के बाद अजय प्रिया को भी अपने साथ शहर ले आता है। क्या बात है बहू, तूने तो दिल ही खुश कर दिया। आज तेरी पहली रसोई थी और तूने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है कि पेट भर गया पर मन नहीं भरा। बोल, तुझे शगुन में क्या चाहिए? शगुन? कैसा शगुन? प्रिया बहू, जब बहू पहली बार ससुराल में खाना बनाती है तो उसे शगुन या नेक में कुछ दिया जाता है, और तूने तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। बता, तुझे क्या चाहिए? अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे घर के आसपास ही मेरा एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दीजिए। मैंने ब्यूटिशियन का काम सीख रखा है। पूरे दिन घर पर बैठने से तो अच्छा है कि मैं अजय को सपोर्ट करने के लिए खुद कुछ काम करूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे घर की बहू कभी काम नहीं करती। अरे आखिर हमने अपने बेटे को इतना बड़ा क्यों किया है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तू ये सब काम नहीं करेगी। पर माँ जी। शांत हो जाओ प्रिया, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। इसके बाद सब खाना पीना करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अजय और प्रिया अपने कमरे में बैठे होते हैं। तभी अजय कहता है, प्रिया, आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई थी। तुम्हें मम्मी पापा से इस ब्यूटी पार्लर वाले काम के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। देखा ना वो लोग कितना गुस्सा हो गए। पर अजय, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम अकेले कमाते हो। अगर मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करूँ तो हम लोग एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ और मुझे तुम्हारे इस काम से कोई दिक्कत भी नहीं है, पर माँ बाबा पुराने ख्यालात के हैं। उनके लिए ये बात हजम करना आसान नहीं है। पर ये बात तो सही नहीं है ना। मेरे अंदर हुनर है, फिर भी मैं घर पर अपाहिज की तरह पड़ी रहूं। बहुत रात हो गई है प्रिया, अब सो जाओ। इस बारे में हम बाद में सोच लेंगे। ऐसा कहकर अजय प्रिया की बात को टाल देता है, परंतु प्रिया के दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही होती है। वो बहुत कोशिश करती है परंतु कोई उसकी बात नहीं मानता।
धीरे धीरे करके उसे अपने इस सपने को मारना ही पड़ता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन अजय काम से जल्दी घर आ जाता है। क्या बात है बेटा, आज तो जल्दी आ गया है। तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है माँ, पर क्या? माँ, मेरी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है और इस लॉस की वजह से बॉस ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को काम से निकाल दिया है और उन सारे एम्प्लॉयज में से मैं भी एक हूँ। पता नहीं अब आगे क्या होगा। इतनी जल्दी मुझे कोई जॉब मिल भी पाएगी या नहीं। हमें तो इस घर की EMI भी चुकानी है। पता नहीं ये सब कैसे होगा। ऐसा कहकर अजय सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। प्रिया अजय को चिंता में देखकर दुखी हो जाती है, परंतु तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, ये समय अच्छा बुरा सोचने का नहीं है, इसलिए मेरी बात मानिए और मुझे ये पार्लर का काम करने दीजिए। मैं घर के बाहर पार्लर का बोर्ड लगा देती हूँ। क्या पता गली की एक दो औरतें कुछ न कुछ कराने के लिए आ ही जाएं। कम से कम इससे घर का कुछ खर्चा तो निकल ही जाएगा ना। देख बहू, वैसे तो मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर इस समय हमारी मजबूरी है, इसलिए मैं तुझे इस बात की इजाजत दे रही हूँ। इसके बाद प्रिया बिना देर लगाए अपने घर के बाहर पार्लर का बोर्ड लगा देती है और एक बोर्ड पर अलग अलग काम जैसे मैनीक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग का प्राइस भी लिख देती है। अरे कमला देख, अजय के घर के बाहर पार्लर का बोर्ड लगा है। लगता है उसकी बीवी पार्लर का काम करती है। अरे ये तो अच्छी बात है। घर पर हमारी तरह पड़े रहने से तो अच्छा है कि वो कुछ कर रही है। वैसे देख, इसके प्राइस तो काफी अच्छे अच्छे हैं। मैंने कई दिन से थ्रेडिंग नहीं कराई है। मैं तो जा रही हूँ। अरे मुझे भी अपनी बहन की बेटी की शादी में जाना है, मैं भी मैनीक्योर करवा लेती हूँ। इसके बाद वे दोनों औरतें प्रिया के पास आती है। प्रिया उन्हें घर के एक छोटे से कमरे में बिठाती है। प्रिया ने वहाँ एक कुर्सी और एक बड़ा सा शीशा लगवा लिया था। आप दोनों यहाँ बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया अजय के पास जाती है। देखिए, कस्टमर आना शुरू हो गए हैं। मेरे पास पार्लर का सामान बहुत थोड़ा सा है। मैंने इस लिस्ट में कुछ सामान लिख दिया है। आप प्लीज ये सारा सामान ले आइए और हाँ, हो सके तो कुछ पैम्पलेट भी बनवा लीजिए और उन्हें लोगों को बांट दीजिए। इससे ज्यादा लोगों को हमारे इस पार्लर के बारे में पता चलेगा। मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए। मार्केटिंग का काम मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो ये डिपार्टमेंट मैं अच्छे से संभाल लूंगा। वैसे क्या मैं आपके इस बिजनेस का पार्टनर बन सकता हूँ? अजय मजाक के मूड में पूछता है। बिल्कुल, बल्कि आप पार्टनर नहीं, इस पूरे बिजनेस के ओनर हैं। अब मजाक छोड़िए, जल्दी से जाइए और सामान ले आइए। इसके बाद अजय प्रिया के द्वारा मंगाया गया सारा सामान उसे लाकर दे देता है और जैसे कि प्रिया ने कहा था वैसे ही अजय टेम्पलेट छपवा कर अलग अलग जगह लगवा देता है और खुद भी उनकी फोटो को अपने अलग अलग सोशल मीडिया साइट पर डाल देता है। धीरे धीरे प्रिया के अच्छे काम और कम प्राइस की वजह से उसके पार्लर में बहुत सारे लोग आने लगते हैं। दीदी, आपने परसों दिन वो चावला आंटी की बेटी का बहुत ही सुंदर मेकअप किया था। प्लीज मेरा भी आज अच्छे से मेकअप कर दीजिए। मेरी फ्रेंड की शादी है, मैं चाहती हूँ मैं अपनी फ्रेंड की शादी में सबसे सुंदर दिखूं। तुम चिंता मत करो, बस मुझ पर भरोसा रखो। फिर थोड़ी देर बाद, दीदी आपने तो सच में बहुत ही सुंदर मेकअप किया है, थैंक यू सो मच। ऐसा कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब प्रिया की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। उनका घर का खर्चा तो निकल ही जाता था, साथ ही साथ प्रिया की पार्लर की कमाई से ही उन लोगों ने घर की EMI भी भरी थी और ये सब करने के बाद भी उनके पास सेविंग के लिए पैसे बच गए थे। फिर एक दिन शाम के समय प्रिया खाना बनाने जा रही होती है, तभी एक कस्टमर मेकअप कराने आ जाती है। देखिए, आई एम सॉरी, पार्लर का टाइम सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक का है। अब मैं आपका मेकअप नहीं कर सकती। कोई बात नहीं प्रिया, वो तुम्हारे बारे में इतना सुनकर ही तुम्हारे पास आई है, उसे निराश करके मत भेजो। पर माँ, रात का खाना भी तो बनाना है। अगर मैं इनका मेकअप करने लग गई तो खाना कौन बनाएगा? बेटा मैं हूँ ना, तू जा, मैं सब कर दूंगी। अपनी सास की ये बात सुनकर प्रिया हैरान रह जाती है, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी आ जाती है और वो उस कस्टमर को अंदर बुला लेती है
और उसका मेकअप करने लग जाती है। इसी तरह अब पूरा परिवार प्रिया को सपोर्ट करने लग जाता है। फिर एक दिन सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी प्रिया के ससुर कहते हैं, प्रिया बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे हुनर को कभी समझ ही नहीं पाया। बूढ़ी सोच का हूँ ना, अभी भी पुराने ख्यालात वाला हूँ, इसलिए लगा कि बहू अगर घर में ही रहे तो ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है। आजकल जमाना बदल गया है। बहू और बेटियां भी बेटों जैसे पैसे कमा सकती हैं और घर चला सकती हैं, और मेरी ये सोच बदली है तुमने। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आज तू ना होती तो ना जाने इस घर का क्या होता। और वैसे अजय ने मुझे बताया कि अरे माँ, ये बात तो मुझे बताने दो। अरे कौन सी बात, कोई एक तो मुझे बताओ। अच्छा ठीक है बाबा, बताता हूँ। इसके बाद अजय अपने बैग में से एक चाबी निकालता है और उसे प्रिया को दे देता है। ये किस चीज की चाबी है? ये तुम्हारे सपनों की चाबी है। मैं कुछ समझी नहीं। प्रिया, तुम हमेशा से ही चाहती थी ना कि तुम्हारा एक खुद का पार्लर हो। ये तुम्हारे अपने पार्लर की चाबी है। मैंने अपने घर से 4 घर दूर एक प्लॉट देखा था और वहीं पर मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर पार्लर बनवाया है। अब तुम वहाँ जाकर अपने टैलेंट का यूज कर सकती हो और अपना सपना पूरा कर सकती हो। अजय की ये बात सुनकर प्रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो अगले दिन पार्लर जाती है और वहाँ का डेकोरेशन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उस दिन के बाद से उस पार्लर में काम करना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में अजय की भी नौकरी लग जाती है और फिर दोनों पति पत्नी साथ काम करके घर का खर्चा चलाने लगते हैं और हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। ये कहानी रामगढ़ के राजा भान सिंह की है। भान सिंह की 3 पुत्रियां थी। उनकी तीनों पुत्रियां बहुत ही सुंदर थी। सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम मानसी था। मंझली राजकुमारी का नाम मधु था। सबसे छोटी और चंचल राजकुमारी का नाम ममता था। सब बहुत हंसी खुशी से रहते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजा भान सिंह अपनी तीनों राजकुमारियों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आज मैं आप तीनों से एक सवाल पूछता हूँ। हाँ पिताजी, पूछिए। बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? भान सिंह का ये सवाल सुनकर सबसे बड़ी राजकुमारी मानसी हंसते हुए कहती है पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। मधु, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप एक राजा हैं और मैं आपकी राजकुमारी, इसलिए मैं भी राजा यानी आपके भाग्य का खाती हूँ। भान सिंह अपनी दोनों बेटियों के जवाब से बहुत खुश था। फिर उसने अपनी तीसरी बेटी यानी ममता से पूछा, ममता, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, हर इंसान और पशु पक्षी अपने अपने भाग्य का खाते हैं, इसलिए मैं भी अपने भाग्य का खाती हूँ। ममता की ये बात सुनकर भान सिंह को बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है, अगर तुम अपने भाग्य का खाती हो तो यहाँ से निकल जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा भाग्य कितना बलवान है। मेरे दिए बिना तुम्हें कैसे खाना मिलता है। राजा भान सिंह ने गुस्से में आकर अपनी सबसे छोटी बेटी ममता को एक जंगल में छुड़वा दिया। ममता को कुछ समझ नहीं आया कि उसकी गलती क्या है। वो एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी सोचती रही। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसे प्यास लगी। वो जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखा। वो तालाब के पास गई और उसने अपने हाथ मुंह धोए। तभी अचानक वो तालाब पूरी तरह सूख गया। वो आश्चर्य में पड़ गई। उस तालाब के नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ममता सीढ़ियों के सहारे से नीचे जाने लगी। नीचे जाकर उसने देखा कि वहाँ एक राजकुमार खड़ा है। वो उसे देखकर डर गई और वहीं खड़ी हो गई। जब कुछ देर तक हिला डुला नहीं तो राजकुमारी ममता समझ गई कि ये एक मूर्ति है। राजकुमारी ने जैसे ही उस मूर्ति को छुआ, वो मूर्ति एक दरवाजे में बदल गई। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
ममता थोड़ी देर तक वहीं रुकी रही और सोचने लगी। काफी देर तक सोचने के बाद वो उस दरवाजे से अंदर चली गई। वो जैसे ही अंदर गई तो उसने देखा कि वहाँ एक सुंदर सा बगीचा बना हुआ है और बगीचे में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। साथ ही बगीचे के बीचों बीच एक तालाब है। वो तालाब के पास गई। राजकुमारी ममता ने तालाब से पानी और बगीचे में गिरे हुए फल खाए और खाकर सो गई। तभी उसके सपने में एक परी आई। बेटी, तुम परेशान मत हो, तुम मुझ पर भरोसा रखो, डरो मत बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम जागोगी तो तुम्हें एक राजकुमार दिखाई देगा, उस राजकुमार को छू लेना। तुम जैसे ही उस राजकुमार को छुओगी वो एक बहुत बड़े दरवाजे में बदल जाएगा। जब तुम उस दरवाजे के अंदर जाओगी तो तुम्हें एक महल दिखाई देगा। तुम उस महल के अंदर चले जाना। अंदर जाते ही तुम्हें 3 कमरे दिखाई देंगे जिसमें 3 सुंदर राजकुमार दिखाई देंगे। वो दिखने में तो एक जैसे होंगे। तुम उन तीनों को छूती हुई आगे बढ़ना। वो तीनों जाग जाएंगे। तब तुम्हें एक दरवाजा दिखाई देगा। जैसे ही तुम उस दरवाजे को खोलोगी तो तुम्हें उसके अंदर एक सुंदर सा राजकुमार नजर आएगा। जैसे ही तुम उसे छुओगी वो जाग जाएगा। उसके जागते ही तुम उसके गले में फूलों का हार डाल देना, वही तुम्हारा पति होगा। इतने में ममता की आँख खुल गई और वो हड़बड़ाकर उठ गई। ये सब क्या हुआ? क्या वो सब एक सपना था? क्या सच में ऐसा होगा? ममता सोचती रही और उसका पूरा दिन सोचते सोचते निकल गया। अगली सुबह ममता ने बगीचे से कई सारे फूल उठाए और उन फूलों से हार बनाने लगी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसे एक राजकुमार दिखाई दिया। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उस परी ने मेरे सपने में कहा था। ममता ने उस राजकुमार को छुआ, वो एक दरवाजे में बदल गया। ममता आगे चली गई। फिर उसने महल को देखा। वे महल के अंदर चली गई और 3 राजकुमारों को छुआ। उसके बाद उसे एक दरवाजा नजर आया। वो उस दरवाजे के अंदर गई और उसने वहाँ खड़े राजकुमार को छुआ। राजकुमार के जागते ही ममता ने उसके गले में वरमाला डाल दी। राजकुमार ने अपने गले से माला निकाल ममता के गले में डाल दी। महल में शहनाई की आवाज आने लगी। दोनों ने विवाह किया। सब ठीक था, लेकिन ममता के मन में अभी भी एक बात चल रही थी। वो उस राजकुमार से कहती है, मेरे मन में बहुत देर से एक बात चल रही है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो। आप कौन हैं और वो 3 राजकुमार कौन हैं? आप सबका पुतला बनने का क्या रहस्य है, मुझे बताइए। वो तीनों राजकुमार मेरे भाई हैं। हम सबको एक श्राप मिला था। अनजाने में मेरे भाइयों ने एक हिरण और एक हिरनी का शिकार किया था, जिस वजह से वो दोनों बहुत घायल हो गए। लेकिन मरते मरते उन दोनों ने मेरे तीनों भाइयों को आजीवन सोने का श्राप दिया। जब मुझे ये बात पता चली, मैं भागा भागा वहाँ गया। उन्होंने मुझे भी ये कहते हुए श्राप दिया कि तुम्हारे राज्य में ये सब हुआ है, इसलिए तुम भी पाप के भागी हो। मैं उनसे माफी मांगने लगा। मेरे कई बार माफी मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, इसका एक उपाय बता सकता हूँ। जब भी कोई धर्मोत्तम कन्या तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को छुएगी, तुम सब वापस पहले जैसे हो जाओगे। आज तुमने आकर हमें एक नया जीवन दिया है। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी ममता ने भी उनके साथ हुई सारी बात बताई और ये भी बताया कि किस तरह बिना अपराध के उसे दंड दिया गया और वो यहाँ तक पहुँची। उसकी बातें सुनकर राजकुमार ने उसे गले से लगा लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिन बाद राजकुमार का राज तिलक किया गया और वो राजा बन गया और ममता रानी। दोनों अपने राज्य पर राज करने लगे। उनके राजा रानी बनने से उनकी प्रजा बहुत खुश थी। उनके राज्य में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन थोड़े दिनों बाद राजकुमारी ममता को अपने पिता की याद आने लगी और वो उदास रहने लगी। एक दिन, क्या हुआ ममता, तुम आजकल इतनी उदास क्यों रहती हो? मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। मेरी बहनें, पिताजी सब पता नहीं कैसे हैं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। शायद अब तक तो मेरे पिताजी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अगर ऐसा है तो चलो हम उनसे मिलने चलते हैं। तुम परेशान मत हो, हम कल ही तुम्हारे राज्य जाएंगे। अगले दिन दोनों राजगाड़ी के साथ रामगढ़ राज्य पहुँचे। जब राजा भान सिंह ने देखा कि कोई राजा अपने सिपाही, घोड़े, हाथी के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है,
तो वो डर गए क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनका अपना सारा खजाना खाली हो चुका था और उनके दोनों बड़े दामाद उनसे राज्य में हिस्सा मांग रहे थे। उनकी प्रजा भी दुखी थी। राजा भान सिंह बहुत परेशान हो चुके थे। जब राजकुमार और राजकुमारी ममता उनके सामने आए तो भान सिंह ममता को रानी के भेष में पहचान ही नहीं पाए। थोड़ी देर गौर से देखने के बाद उन्होंने पहचाना कि वो उनकी बेटी ममता है। वो उसे देखते ही रोने लगे और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। मुझे माफ कर दो ममता, मैंने तुम्हें सच बोलने की सजा दी। तुमने सच कहा था कि हर कोई अपने भाग्य का खाता है। पिताजी, आप माफी मत मांगो। आप अगर मुझे जंगल में ना छोड़ते तो मुझे ये खुशी के दिन कैसे देखने को मिलते। इतना सुनते ही भान सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।